जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग सभी ठीक ठाक होंगे, घर पे होंगे और पढ़ लिख रहे होंगे। तो आज जैसा कि मैंने आपसे कल भी बात की थी कि मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर्स अभी दोबारा डिस्कस करूंगा। अभी मेरे पास एक जेई सिविल का 2015 का क्वेश्चन पेपर मिला है, किसी टॉपर से लिया था मैंने। तो उसने मेरे को प्रोवाइड कर दिया फॉर यू पीपल। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी मस्ट स्टार्ट। बट उससे पहले आपसे मैं एक बात करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा आप सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट नहीं मिलेगी तो मैं आगे क्वेश्चन पेपर्स या और चीज़ों के लिए मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलेगी। अगर आप अपनी इस वीडियोस को शेयर करेंगे, थोड़ा सब्सक्राइब करवा देंगे, थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिलती है। बाकी मैं आपके लिए वीडियोस तो डालता ही रहूँगा। अभी शाम को भी मैं एक वीडियो HPGK की डेफिनेटली डालने वाला हूँ। अगर किसी को और भी किसी भी तरह की वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं एक आध दिन में वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर जैसे लिया हुआ है ना, इसमें ये जो टिक वगैरह हुआ है या जैसा हुआ है, इसको आप आंसर सही मत मानिए। ये उस पर्टिकुलर बच्चे का अटेम्प्ट है, वो ठीक भी हो सकता है या नहीं भी ठीक हो सकता। बट मैं जो इस पेन से मार्क करूंगा वही आप उसको आंसर सही मानेंगे। सो जय साहब, हो जाओ तैयार। फ्लोरेसेंस इन ब्रिक इज कॉज्ड बाय, it is the presence of alkali salts. Next question. For controlling the growth of algae, the chemical generally used is, कौन सा केमिकल यूज करते हैं हम केमिकल यूज करते हैं कॉपर सल्फेट। थर्ड, for manufacturing colored glass, the coloring pigment are added इन द ग्लास एट द स्टेज ऑफ, किस स्टेज में हम जब ग्लास बनाते हैं उसको कलरिंग पिगमेंट ऐड करते हैं? यस, द राइट आंसर इज फ्यूजन। फ्यूजन स्टेज के ऊपर हम इसको कलरिंग पिगमेंट्स डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडवांटेज ऑफ प्लाईवुड ओवर द सॉलिड वुड इज, इट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ थिन लार्ज साइज शीट्स। क्या होता है एडवांटेज प्लाईवुड का? कि जो थिन लार्ज साइज शीट्स हैं वो हमको मिल जाती हैं और हमारे काम आ जाती हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, स्टीपिंग इज अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वुड इन विच वुड इज, स्टीपिंग में क्या करते हैं हम वुड को लवण घोल में डुबोते हैं, उस इट इज डिप्ड इन द ब्राइन सॉल्यूशन। So moving on to the sixth question, a type of riveted joint in which rivets in the adjacent rows are stacked and outermost row has only one rivet. Outermost row has only one rivet. It is known as triangle. The answer is triangle. Next, seventh, a varnish essentially contains, सॉल्वेंट भी कंटेन करता है, वो रेजिन भी होता है, उसमें ड्रायर भी होता है। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव, सारे के सारे ही वार्निश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, एट्थ क्वेश्चन, इन द क्विक सेटिंग सीमेंट द कंपाउंड एडेड इज, हमने ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ा है, ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में भी पढ़ा होगा किसी ना किसी ने। हम क्या ऐड करते हैं उसमें? एक्सीलेटर ऐड करते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट में, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या होता है? Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, द बॉक्साइट ब्रिक्स आर, जो बॉक्साइट ब्रिक्स होती हैं वो क्या होती हैं? दीज आर बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। नेक्स्ट, यू सी, हर तरह के पेपर में हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, बट सर्वे हो गया, आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल होगा, इसको आपने छोड़ना नहीं होता। जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपकी मेरिट को बनाते या गिराते हैं, वो सर्वे और कंस्ट्रक्शन मटेरियल ही है। बाकी तो आप कर ही रहे हैं, सॉइल भी कर रहे हैं, सॉइल इज वेरी गुड सब्जेक्ट, बट जो सर्वे होता है वो आपको हमेशा ही, what I have seen the last 8 to 10 years जो पेपर आते हैं इसके, तो सर्वे के 7 से लेके 13-14 नंबर तक पेपर आता है उसका, डेफिनेटली आता ही आता है।
The correction to be applied to each 30-meter chain length along the slope is the answer A. Next, 11th, accidental and compacting error of the length L are proportional to under root L. राइट नेक्स्ट, अब ये फिर दोबारा ऊपर से सर्वे क्वेश्चन चल रहे हैं वैसे तो. द बैक स्टाफ रीडिंग ऑफ द बेंच मार्क ऑफ रिड्यूस RL इज रिड्यूस लेवल है ना, रिड्यूस लेवल 500 इज 2.685 meters. If the foresight reading of the point is 1.345, the reduced level of that point, मतलब कि एक पॉइंट है उसके आपने 500 मीटर उसकी RL दिया हुआ है, उसके ऊपर देख के आप इतनी वैल्यू दे रहे हो, रीडिंग इतनी आ रही है, तो इसमें से ये माइनस कर दोगे, इसमें ऐड कर दोगे, तो क्या बन जाएगा ये 501340. नेक्स्ट इज, if delta is a triangle of deflection of simple circular curve of radius r, then the length of curve is pi r delta by 180 degrees. Next, in case of reduction of level by the height of instrument method, the method of equation क्या ये होती है? नहीं. ये होती है? नहीं. तो ये तो हो ही नहीं पाएगी फिर. राइट आंसर इज नाइदर ए और बी. राइट आंसर इज नाइदर ए और बी. और कौन सी होती है आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताएंगे मेरे को. नेक्स्ट इज, द स्टाफ रीडिंग एट डिस्टेंस ऑफ 80 meters फ्रॉम द लेवल विद बबल एट द सेंटर इज 1.31 meters. When the bubble is moved by the 5 divisions out of the center, the reading is 1.39 meters. Then the angular value of one division of bubble is, इसका छोटा सा न्यूमेरिकल है. अगर आप चाहते हैं कि मैं न्यूमेरिकल भी सॉल्व करूं तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, बट कमेंट सेक्शन में हमको बताएं कि आपने कौन कौन से न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने हैं. इसका आंसर 41.25 सेकंड है. पर ऐसा है कि अगर आप पेपर में इसका सॉल्व करेंगे तो उसके लिए अलग कुछ हमको करना पड़ेगा. बट आई नीड टू नो कि कितने इंटरेस्टेड हैं इस क्वेश्चन करने के लिए. बट 200 क्वेश्चन होता है. अगर आप टू बी वेरी फ्रैंक बात करूं तो न्यूमेरिकल्स के चक्कर में तभी पढ़ना जब आपकी थ्योरेटिकल तैयारी हो चुकी है. फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर थ्योरी. आपको थ्योरी आनी चाहिए अच्छे तरीके से, उसके बाद आप न्यूमेरिकल में जंप करिए, क्योंकि एट द लेवल ऑफ जेई आपको ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे. आप देखना पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको 3 या 4 से ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पहुंचेंगे. इसमें 3, हार्डली 4, बट स्टिल दे आर इंपॉर्टेंट, उसको भी करना होता है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने थ्योरी के ऊपर जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक कंसेप्ट है, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए सबसे पहले. सी अगेन सर्वे ही चल रहा है अभी तक. तो द कंटूर लाइंस ऑफ डिफरेंट एलिवेशंस कैन यूनाइट टू फॉर्म वन लाइन ओनली इन केस ऑफ वर्टिकल क्लिफ ओनली. जो कंटूर लाइंस है डिफरेंट एलिवेशंस के लिए, वो यूनाइट करते हैं एक लाइन बनाने के लिए. किस केस में? सिर्फ जब कोई केस एक वर्टिकल क्लिफ का होगा. नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, द सन डिक्लिनेशन रिमेन्स टू द नॉर्थ बिटवीन द पीरियड ऑफ, बताइए किस पीरियड में रहता है? इस पीरियड में भी और इस पीरियड में भी. बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर्स. नेक्स्ट, ये आपका अप्लाइड मैकेनिक्स से आया है सब्जेक्ट. द टू फोर्सेस एक्टिंग एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री, इफ द ग्रेटर फोर्स ऑफ 50 किलोग्राम एंड देयर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, तो आपका स्मॉलर फोर्स कितना रहेगा? बहुत ही आसान है जी ये. It is 25 kilograms. Next question, the frequency of the oscillations on moon, आप अर्थ पे हैं और मून की बात कर रहा है, as compared to that of earth will be, कितना रहेगा? 2.44 times less.
जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है मून पे अर्थ के कंपैरिजन पे 2.44 टाइम्स लेस रहेगा। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, द डेप्थ ऑफ लीन कंक्रीट बेड प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द वॉल फुटिंग कितनी रहनी चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू द प्रोजेक्शन बियॉन्ड द वॉल फेस। जो डेप्थ है लीन कंक्रीट बेड की जो बॉटम ऑफ द वॉल फुटिंग पे है वो कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू द प्रोजेक्शन बियॉन्ड द वॉल फेस। नेक्स्ट 21st, फॉर रेक्टेंगुलर फाउंडेशन ऑफ विड्थ बी इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड शुड नॉट एक्सीड, जो इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड है शुड नॉट एक्सीड b by 5। थंब रूल्स होते हैं, आपको याद होने चाहिए बिल्कुल सारे। डायरेक्ट फार्मूला पूछता है जेईई के पेपर में, डायरेक्ट फार्मूला पूछता है वो। अकॉर्डिंग टू द रैंकाइन फार्मूला, देखिए अलग अलग प्रोनंसिएशन हो सकती है सभी की। अकॉर्डिंग टू रैंकाइन फार्मूला द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज केप्ट p by w into 1 minus sin phi 1 plus sin phi the whole square। नेक्स्ट इज 23rd, बेसिक थंब रूल्स पूछ रहा है, कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपकी जो बेसिक डिप्लोमा की बुक्स है उसमें से भी निकल सकता है। गुप्ता सारा का सारा कवर है। इफ़ यू वांट मी टू कवर गुप्ता एंड गुप्ता ऑल्सो, मैं भी कर दूंगा, बट थोड़ा सा आप मेरे को बताइए कि कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं गुप्ता थोरो रिवीजन करवाऊँ। उसमें कोई 4000 5000 क्वेश्चन हैं, मैं सारे के सारे करवा दूंगा आपको, विद एक्सप्लेनेशन भी करवा दूंगा इफ़ यू वांट। In the horizontal DPC thickness of the cement concrete 1 to 4 कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट इज 24th क्वेश्चन, ये इन भाई साहब को गलत हो गया, शायद मैं गलत कर दिया है। द कंक्रीट स्लम्प रेकमेंडेड फॉर बीम्स एंड स्लैब अकॉर्डिंग टू IRC। IRC इज इंडियन रोड कांग्रेस। वैसे तो IS कोड भी होता है हमारा 456 2000 और भी हमारे चल रहे हैं उस पर। प्रश्न IRC से पूछा है तो उसका आंसर है 30 to 125 mm। कंक्रीट स्लम्प कितना रहेगा? हमने किए हैं, एक वर्केबिलिटी टेस्ट पढ़े हैं हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, सब कुछ ऐसे उसके VBP किया है हमने, स्लम्प टेस्ट किया है। ये किसके लिए करते हैं? वर्केबिलिटी के लिए करते हैं, है ना। 25th, द एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड if the length of the concrete structure exceeds, मतलब कि जब आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर 45 मीटर से ज्यादा हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक्सपेंशन जॉइंट देना होता है बीच में, ठीक है। ये भी बेसिक थंब है। द मैक्सिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर अ मूविंग व्हीकल ऑन द रोड विद डिजाइन स्पीड ऑफ 80 kilometer per hour is 120 meters। Next 27th, the velocity of flow of water in a sedimentation tank may normally be kept between, ये आपने वाटर सप्लाई के ऊपर पढ़ा होगा, जब आपने सेडिमेंटेशन टैंक पढ़ा होगा ना, उसके ऊपर जो वाटर प्यूरिफिकेशन पढ़ा होगा आपने, उसमें है ये। इट इज 15 to 30 सेंटीमीटर पर मिनट। ये अलग अलग 2-3 वैल्यूज हैं, वो ही पूछी जाती हैं, उसके सिवा कुछ भी नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट इज 28th क्वेश्चन, द बैक्टीरिया विच सर्वाइव इन द प्रेजेंस एज वेल एज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एज फैकल्टेटिव बैक्टीरियाज। The bacteria which survive in the presence as well as in the absence of oxygen are known as facultative bacteria. Next 29th question, the discharge from a given centrifugal pump will vary depending upon, देखिए जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करता है लिफ्टेड हेड के ऊपर भी और डिपेंड करता है उसकी स्पीड ऑफ द मोटर भी। तो राइट आंसर इज बोथ A and B। जो डिस्चार्ज होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का
वो किस पे डिपेंड करता है? लिफ्टेड हेड के ऊपर भी और स्पीड ऑफ मोटर पे भी डिपेंड करता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी बेसिक क्वेश्चन, ये बिल्कुल हमने पढ़ा है इसके बारे में। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज, हमने पढ़ा है इसका डिफरेंस भी, सीवेज भी पढ़ा है, सलेज भी पढ़ा है क्या होता है ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज होती है वो 1 से थोड़ी सी ज्यादा होती है। और पीएच लेवल कैसा होता है ये भी वेरी करता है ना, पहले बेसिक होता है फिर एसडी होता है, कि पहले एसडी होता है कि बेसिक होता है? कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को, मैं उसमें कमेंट रिप्लाई जरूर करूंगा आपको मैं उसके बारे में। The 100 gram of sewage is estimated to contain approximately total solid equal to, मान लो आपके पास 1000 किलो सीवेज है, उसमें अप्रोक्सीमेट जो टोटल सॉलिड होगा ना वो सिर्फ आधा किलो से लेके 1 किलो तक ही होगा। ओके, द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल किस पे डिपेंड करता है? ये इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल होती है वो इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं यू कैन मार्क इट, अपनी कॉपी में साथ साथ लो, लिखो उसको, इसको वीडियो को पॉज कर लो, टेक योर टाइम। ये नहीं है कि एक ही वीडियो एक दिन में खत्म कर देनी है, टेक योर टाइम, इसको खत्म करो, इसको आप नोट कर लो आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, दोबारा इस वीडियो को देखो, फिर देखो आपके दोबारा कितना हो रहा है। क्वेश्चंस रिपीट करेंगे, मैं आपको 20, 25, 30, 40 क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पे ऊपर डाल दूंगा एंड यू विल सी, जब आप 40th वीडियो देखोगे देन यू विल बी नोइंग ऑलमोस्ट 60-70% क्वेश्चन पेपर जो आपने पहले से पढ़ा है। पर आपको इसको बार बार वीडियो को देखना होगा, समझना होगा। पॉज कर दो, जहां पे भी आपको दिक्कत आ रही है लिख लो हाथ से, पॉज कर लो उसको, कोई बड़ी बात नहीं है। एज कंपेयर टू द टॉप रेल, द बॉटम एंड द लॉक रेल्स इन द डोर फ्रेम आर नॉर्मली मेड, अरे भाई वाइडर, चौड़ा बनाएंगे तभी तो टिकेगा ना वो। टॉप रेल से, ऊपर वाले हिस्से से जो बॉटम और लॉक रेल्स हैं वो किसकी क्या बनाएंगे? चौड़ाई तो बनाएंगे ना, राइट। हैव सम कॉन्फिडेंस। डॉग लेग्ड स्टेयर्स कैसे होती हैं? हाफ टर्न स्टेयर्स। बीटेक वालों ने तो इसका न्यूमेरिकल भी किया होगा डॉग लेग स्टेयर्स के ऊपर, इसको डिजाइन भी किया होगा। So the next is a stone is thrown vertically upward with a vertical velocity of 49 मीटर पर सेकेंड। आपने स्टोन को लिया ऊपर, वर्टिकली मतलब आपने ऊपर की तरफ फेंका, आसमान की तरफ, सितारे को तोड़ने के लिए, तो वो वापस आया ग्राउंड में। किस स्पीड से आएगा वो? कितने टाइम में वापस आ जाएगा वो? 10 सेकेंड में वापस आ जाएगा वो। 1 न्यूटन किसके इक्विवेलेंट है? 1 डिवाइड बाय 9.81 किलोग्राम वेट। बेसिक्स हैं, गुप्ता में भी दिया हुआ है ये, बाकी और भी क्वेश्चन एस चांद में भी शायद होगा, पर गुप्ता तो आप उसको गुरु मान लो ना, गुप्ता को तो। 38th, द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर कंप्रेस्ड एयर टनलिंग इज। आप कंप्रेस्ड कर रहे हो, एयर टनलिंग कर रहे हो, तो उसके लिए क्या रहेगा? क्ले। क्यों? पार्टिकल साइज छोटा होता है उसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी? कौन सी? भाई साइट लोकेटेड, ये तो लोकेटेड ही है, ये एक्टिविटी थोड़ा ना है, ये तो इवेंट हो गया ना। नेक्स्ट इज according to ICAO all markings on the runways are। अब भाई साहब ये ICAO क्या बोला है? ये होती है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन।
ये आज की नई चीज नहीं है, ये हमारी आजादी से पहले बन चुकी थी। 4 अप्रैल 1947, यस 4 अप्रैल 1947 को ये ICAO बन चुकी थी। और ये बना बोल रहा है कि रनवे के ऊपर जो भी मार्किंग होगी वो आपने सफेद कलर में ही करनी है, ताकि आपको दूर से वो अच्छे तरीके से दिखाई दे सके। नेक्स्ट इज द ट्रू स्ट्रेस रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ, जो ट्रू स्ट्रेस है वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस लोड एंड इंस्टेंटेनियस एरिया। उसी वक्त जो भार पड़ रहा है उसके ऊपर जो पड़ रहा है एरिया के ऊपर। नेक्स्ट, इट इज द 42nd क्वेश्चन विच सेज, देखिए क्वेश्चन पर पुराना है, आपको शायद लगता होगा आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, बट क्वेश्चन पर थोड़ा पुराना है। धीरे 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 व्हेन आई विल कम क्लोजर ना टू 2021 2020 तक, तब कंपैरेटिवली इसमें आपको लेवल अप दिखाई देगा। तो ये नहीं है, ये तो आपको आने ही चाहिए, उसके बाद और भी मेहनत करेंगे। नेक्स्ट इज विच मटेरियल हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, इट इज रबर। A simply, next 43th question, a simply spotted beam carries two equal concentrated loads W at a distance of L/3 from the either spot. The value of maximum bending moment anywhere in the section will be, it is WL/3. Next 44th question, a cantilever beam with the effective length L, आपको ये पता होगा effective length क्या है? मैं मान के चल रहा हूँ आपको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसमें बता दूंगा दोबारा उसको। The cantilever beam of effective length L carries a load W at the free end. The maximum deflection will be, maximum deflection कितनी रहेगी भाई साहब, WL³ by 3EI. Okay. Next is 45th question. Which of the following does not describe a well type? देखो बट ज्वाइंट भी होती है, प्लग ज्वाइंट भी होता है, लैप ज्वाइंट भी होता है। कभी जिगजैग सुना है? अच्छा मैंने तो नहीं सुना, जिगजैग वेल्ट नहीं होती है। नेक्स्ट 46th, a plate used for connecting two or more structures members intersecting each other is termed as, yes, gusset plate। जो प्लेट दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर को इंटरसेक्ट करते हुए मिलाए तो क्या बोलते हैं उसको, गजेट प्लेट। नेक्स्ट इज, देखो अभी दोबारा बट वेल्ड का आ गया ना, देखो बट वेल्ड तो वेल्ड है, बट वेल्ड इज specified by effective throat thickness। Next is the bearing of line AB and BC are one, देखो फिर सर्वे आ गया, ये कंपास के ऊपर पहुंच गया आप। The bearing of lines AB and BC 146 डिग्री इतना है, 68 डिग्री का इंक्लाइंड एंगल कितना रहेगा। ये आपको छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपको वैसे भी आपको लग गया होगा पता कैसे करना है, अगर नहीं पता है तो यू कैन सॉल्व इट। एन आइडियल कर्व टू ज्वाइन द टू ग्रेडियंट्स इज पैराबोलिक। दो ग्रेडियंट को ज्वाइन करने के लिए जो आइडियल कर्व होती है वो पैराबोलिक होती है। द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव मस्ट लाई, कहां पे लाई करना चाहिए वो, इन द प्लेन ऑफ द क्रॉस हेयर्स। जो रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट है फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव, वो कहां होनी चाहिए, इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर्स। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ पैनल्ड डोर्स टू अकाउंट फॉर द एरिया, द फ्लैट एरिया इज मल्टीप्लाइड बाय 1.2 टाइम्स फॉर ईच साइड। एक साइड के लिए वो 1.2 गुना हो जाता है पैनल डोर के लिए। नेक्स्ट 52, ए 16 गेज स्टील will roughly has the thickness of 1.5
0.52 mm। आपने गेजेस के बारे में पढ़ा होगा, जितनी गेज कम होती है थिकनेस ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा गेज वाली थिकनेस कम होती है। स्टील में पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट इज 53rd, अ कलवर्ट कंसिस्ट ऑफ, कलवर्ट क्या होता है? ब्रिज होता है, ऐसा कुछ होता है ना। कलवर्ट कंसिस्ट ऑफ डैश अबटमेंट्स एंड डैश विंग वॉल्स, मतलब उसमें 4 अबटमेंट्स होती हैं और 2 विंग वॉल्स होते हैं। एक कलवर्ट में, एक पुलिया में, पुल नहीं है ये, पुलिया है। A culvert consists of 4 abutments and 2 wing walls. Now, ये भी important है और interesting question है। The number of bags in the cement required for 50 meter cube of the brickwork in 1:6 cement mortar is approximately 72 bags. ऐसा करते हैं ना हम, रेशो लेके फिर फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में पढ़ा होगा आपने। यस। इफ द एक्टिविटी फॉर एन ऑप्टिमिस्टिक टाइम इज 1 day, पेसिमिस्टिक टाइम इज 8 days एंड द मोस्ट लाइकली टाइम इज 3 days, देन द एक्सपेक्टेड टाइम इज 3.5 days। हमने इसका फॉर्मूला भी किया था, स्पर्ट सीबी में पढ़ते हैं हम उसको। नेक्स्ट इज negative float. The negative float can occur in case of supercritical activity only. जो नेगेटिव फ्लोट है वो सिर्फ किस केस में चलता है? जब जो एक्टिविटी है सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी बन जाए। द कॉस्ट ऑफ मशीन इज इतना, 10,000, यूजफुल लाइफ है उसकी 10 साल की। डेप्रिसिएशन कॉस्ट आफ्टर 5 years इफ इट इज सैलवेज वैल्यू इज 1000 ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। इसका भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में आता है उसका, या पार्ट में पढ़ा हुआ आपने उसको। नेक्स्ट, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ हेलिकली रीइंफोर्स्ड कॉलम एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ टाइड कॉलम कितना होगा? 5% ज्यादा ही रहेगा उसका। जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, जो हेलिकली रीइंफोर्स्ड कॉलम है, उसकी 5% ज्यादा होगी किससे? टाइड कॉलम से, किसी बांधे हुए कॉलम से। नेक्स्ट इज द स्टील in steel the value of young modulus E, shear modulus G and the bulk modulus K are such that E K G कैसे आएगा? कैसे याद करना है इसको? E आएगा, फिर K आएगा और G सबसे छोटा रहेगा। मतलब सबसे बड़ा यंग मॉडुलस, फिर बल्क मॉडुलस, फिर shear modulus। EKG, which of the following is an odd one as regards the requirement of good brick earth? मतलब odd one कौन सी रहेगी? It should be non homogeneous। देखो, लम्ब से फ्री हमको चाहिए, नॉट मिक्स विद साल्टी वाटर तो चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो फ्लोरिसेंस आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी पढ़ा है हमने। इट शुड नॉट कंटेन वेजिटेबल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, ये भी पक्की बात है। ये तो ऑड वन नहीं है ना, ये तो हमको चाहिए कि फ्री होना चाहिए लम्ब से, साल्टी पानी से मिक्स भी नहीं होना चाहिए, और वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर भी होना चाहिए। नॉन होमोजेनियस के बारे में नहीं सुना है मैंने। नेक्स्ट इज 61st क्वेश्चन, द मोस्ट विच कंपाउंड ऑफ सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट? स्ट्रेंथ मतलब S for strength and S for silica. The right answer is silica. Next is 62nd question. The maximum quantity of dry aggregate by mass as per 50 gram of cement to be taken as a sum of the individual masses of fine and coarse aggregate for M20 grade concrete is 225। Next is, if the Poisson's ratio for the material is 0.5। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है,
रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बार बार रिपीट होते हुए पेपर में। इफ the Poisson's ratio of the material is 0.5, then the elastic modulus of the material is 3 times its shear modulus. Next, the hinge spot, जो hinge की spot होती है in the real beam, वो remains as hinged spot in the conjugate beam. जो रियल बीम में हिंज स्पॉट है वो हिंज स्पॉट ही रहेगी कॉन्जुगेट के बीम के केस में भी। हिंज मतलब ऐसा कब्जा। नेक्स्ट इज इन एन इंडस्ट्रियल स्टील बिल्डिंग which of the following elements in a pitched roof primarily resist loads parallel to the ridge? The answer is bracings. Next, 66th, in a singly reinforced beam, the following holds good. मतलब कि the plane section transverse to the concrete of the beam before bending remains plane after bending. हम इसको मानते हैं ना। जो plane section of traverse है of concrete of the beam before bending remains plane after bending. Next is a simple formula है, if the modular ratio is m, the steel ratio is r, and the overall depth of the beam is d, the depth of the critical neutral axis of the beam is m by m plus r multiplied by d. ये तो ये भी रिपीट क्वेश्चन। In the beam, the local bond stress SB is equal to shear force divided by lever arms into total perimeter of the reinforcement. जो local bond stress है वो किसके बराबर होता है? shear force divided by lever arm multiplied by the total perimeter of the reinforcement. Next, 69th question. The width of the rib of the T-beam is generally kept between 1/3 to 2/3 of the rib depth. ये पूछा जाता है काफी क्वेश्चन। The average domestic consumption under normal condition in Indian city as incident per day per person is 135 लीटर्स पर कैपिटा निकालते हैं ना हम, वेस्ट वाटर सप्लाई में पढ़ा हुआ है हमने। नेक्स्ट, ये भी वेस्ट वाटर सप्लाई का पढ़ा क्वेश्चन आगे द्वारा। द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 2000 इन 5000, मतलब सन 2000 में 5000 थी। द एवरेज पर डिके ऑफ द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन इज 5000 एंड एवरेज परसेंटेज पर डिके इज डिकेड होगा इज 20%। पॉपुलेशन स्टडी इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, ये हमने वाटर सप्लाई में पढ़ा हुआ है। अर्थमेटिक मीन मेथड पढ़ा हुआ है, उसमें हमने ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड पढ़ा हुआ है। अगर कोई चाहता है कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं अर्थमेटिकल मीन के लिए और ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड के लिए, मैं कमेंट सेक्शन में बोले, मैं अभी आपको उसके प्रोवाइड कर दूंगा। द राइट आंसर इज 72। Next is the lowest outlet sluice in the dam is provided. कहाँ प्रोवाइड करते हैं हम इसको? On the top level of the dead storage. ओके, जो लोएस्ट स्लूस होता है डैम में कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? ऑन द टॉप लेवल ऑफ द डेड स्टोरेज। देखिए, डेड स्टोरेज जहाँ पे हमारा पानी स्टोर हो गया, मान लो पानी यहाँ पे स्टोर हो गया, इससे नीचे तो आएगा या नहीं, यहाँ पे हम आउटलेट स्लूस दे देंगे जिससे पानी हमारा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे तो पानी है, डेड स्टोरेज, तो पानी कभी यूज ही नहीं करेंगे हम। ये तो बेसिकली सेडिमेंटेशन के लिए होता है, सिल्ट जमा करने के लिए होता है, इसका जो मेजर काम है। नेक्स्ट इज द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट
treats 6,000 meter cube of water per day. If it consumes 20 kilogram chlorine per day, then the chlorine dosage कितनी बनेगी? इसका भी फॉर्मूला है हमारा. इसका आंसर है 3.33 मिलीग्राम पर लीटर्स. नेक्स्ट फिर सर्वे आ गया आपका. द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन इज 55 डिग्री एंड 30 minutes and the magnetic declination is 4 degree 30. The tube bearing of the line will be कितनी रहेगी? ये माइनस ये आ जाएगी, डिक्लिनेशन माइनस कर दी हमने बीच में, सीधा सीधा आंसर आ गया जी. In the transit theodolite, any incidental error due to eccentricity of the verniers is primarily counteracted by reading both the verniers. Next is the surveyor compass observes. जो सर्वेयर कंपास है वो क्या ऑब्जर्व करता है? WCB होल सर्कल बियरिंग करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं. ये करता है रिड्यूस्ड बियरिंग. ठीक है भाई साहब ने भी. द लेंथ ऑफ द इंजीनियर्स चेन इज 100 फीट. 60 फीट क्या होती है? कमेंट सेक्शन में बताना जरा आपने. द कंटूर लाइंस क्रॉस अ रिज और वैल्यू लाइन एट 90 degrees. Next is the loss of head due to friction in a pipe of diameter d is varies as d inverse है, ये d inverse. The pump is defined as a device which converts. पंप क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को गैस में कन्वर्ट करता है, प्रेशर एनर्जी में, तभी पानी बाहर आता है ना आपका. ये तो बिल्कुल बेसिक कन्वर्जन यूनिट है, बेसिक कन्वर्जन यूनिट. इसके बगैर तो आप जेई बन गए तो आप काम भी नहीं कर पाओगे. 1 cubic feet of water is equal to 28.32 लीटर्स. ये तो बिल्कुल बेसिक है, तो आपको वैसे ही याद होनी चाहिए बिना कुछ पूछे ही. 1 cubic per day is equal to 8.64 हेक्टर्स मीटर्स. ये हमने इरिगेशन में पढ़ा हुआ है. गर्ग की बुक उठा लो, किसी की बुक उठा लो, उसमें दिया हुआ है आपको. नेक्स्ट इज द परमिसिबल वेलोसिटी इन द कंक्रीट लाइंड कैनाल इज कितनी हो सकती है? 2 मीटर पर सेकेंड. Next is 84th question. The property of the material by virtue of which it can be rolled into thin sheets is called as malleability. ये हमने 6th 7th में पढ़ा हुआ है NCERT. Which of the following sections, 85th question बोल रहा है, which of the following sections is the most efficient in carrying bending movements? I section होता है जी. I section जो होता है आपका बड़ा ही एफिशिएंट होता है कैरिंग बेंडिंग मूवमेंट्स के लिए. नेक्स्ट 86th. SF and BM at the free end of a cantilever are the shear force and bending moment at the free end of the cantilever क्या रहेगा? अरे भाई साहब कुछ नहीं होता है, बस 0 होता है वो. 87th. The vertical stiffeners are provided with a depth to the thickness ratio of the girder is the ratio of natural water minus its plastic limit to its plasticity index. वो रेशियो जो नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस इस प्लास्टिक लिमिट टू इट्स प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है? ये लिक्विडिटी इंडेक्स होता है. ये सॉइल का पेपर है, सॉइल क्वेश्चन में आता है ये. यस, नाउ मूविंग टू 89th क्वेश्चन. जेई सिविल HPPSC 2015. अब तो ये मेरा ख्याल SDO बनने वाले होंगे जिन्होंने ये पेपर पास किया है. डिटरमाइन द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बाय द प्लेट लोड टेस्ट. द मैक्सिमम रिकमेंडेड साइज ऑफ द स्क्वायर प्लेट should be 75 centimeters.
द लेंथनिंग जॉइंट मिनिमम नंबर ऑफ नेल्स आर रिक्वायर्ड, 8 चाहिए किसी लेंथनिंग जॉइंट को जोड़ने के लिए। द कार्बन कंटेंट इन द स्टील वेरीज in general form is 0.1 to 1.5 percentage. Next is 92nd, the stone chips or broken bricks, जो स्टोन चिप्स होते हैं या ब्रोकन ब्रिक्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? स्पॉल, स्पैल, स्पॉल। इट इज अ प्रोनाउंसिएशन, जो मर्जी बोलो, पर स्पेलिंग ये लिखने का। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ अ स्टेयर शुड बी, कितने एंगल पर होना चाहिए? 20 से लेके 40 डिग्री के ऊपर होना चाहिए। इससे कम करोगे तो क्या होगा? लेंथ बढ़ जाएगी। अगर उससे ज्यादा कर जाओगे तो क्या हो जाएगा? राइजर ज्यादा आ जाएगा। फिर खड़े खड़े कैसे चढ़ोगे? फिर घुटने दर्द करेंगे आपके ओल्ड एज में, और घर वालों से भी गालियां खाओगे। और अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास काम कर रहे हो फिर तो मजा ही आ जाएगा आपको। When it is not specified, 94th question, when it is not specified the number of hold fast for a door, hold fast मतलब पकड़ने के लिए जो कीलें लगा दी जाती हैं, hold fast for a door is usually कितने होने चाहिए? बताया नहीं है, पर कम से कम 6 लगानी है आपने। ओके, नेक्स्ट 95, द परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय, अब यहां पे वाटर की बात कर रहा है ये। परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। लाइम सोडा से हो जाता है, इस सभी से हो जाता है, सोडा अल्कली से होता है, 0.8 से हो जाता है, सभी से हो जाता है। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर शुड बी, कितना होना चाहिए? डिमांड तो किसी की भी भाई साहब नहीं होनी चाहिए। Just kidding. BOD for drinking water should be 0. Next, discharge from the washing plates is termed as, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको क्वेश्चन से बात की सीवेज से, अब इसको बोलते हैं हम सलेज। जो वॉशिंग प्लेट्स हैं, आपका जो घर में बर्तन साफ करते हैं आप, जो सिंक से आपका पानी निकलता है, उसको क्या बोलते हैं आप? सलेज। राइट, होप आपको समझ आ रहा है सारा। समझ नहीं आ रहा तो एटलीस्ट आप इसको लिख लें, याद कर लें। जहां पे नहीं समझ आ रहा पॉज करें, कमेंट करें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। द डेप्थ ऑफ द वाटर सील इन द प्रैक्टिस वेरीज फ्रॉम 100 mm to 150 mm. Next is 99. In case of simply spotted beam or slab, the span to the effective depth ratio for the span up to 10 meters should not exceed 20. ये पुराना आईएएस कोड पूछ रहा है, इसने नया आईएएस कोड की बात नहीं की, अब तो नया चल रहा है, तो पुराने की बात कर रहे थे। कई बार पूछ लेते हैं क्योंकि ये बुक कई बार जो है पेपर सेटर्स होते हैं, कई बार पुराना उन्होंने पढ़ा होता है तो उस हिसाब से करते हैं। अब तो स्टील का कोड भी चेंज हो गया है आपका, और आपका कंक्रीट का कोड भी चेंज हो गया है, बट सम टाइम यू विल फील कि पेपर पिछले में से आ गया है, बट फिर भी आपने देख लेना है इसको। अकॉर्डिंग टू IS 145619778, द कंप्रेसिव स्ट्रेस इन स्टील शुड बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द स्ट्रेस इन द सराउंडिंग कंक्रीट बाय 1.5 गुना से मल्टीप्लाई करते हैं। नए में थोड़ी वैल्यू चेंज है, और आप इसको देख लेना। Which of the following is incorrect about the minimum size of the single run fillet? कुछ भी नहीं भाई, ठीक, मतलब कुछ भी नहीं इनकरेक्ट। The principal compression member of a crane is boom. क्रेन देखे नहीं, क्रेन बूम होता है जो, yes. As per IRC, Indian Road Congress recommendations, the roadway width for single lane NH, national highway और state highway in the, अब देखो इसमें स्पेशल बता दिया उसने, माउंटेनियस और स्टीप टेरेन अलग अलग होता है, प्लेन के लिए अलग होता है, रोलिंग के लिए अलग रहेगा। तो इसमें कितना है? 6.25 मीटर्स। मतलब IRC रिकमेंड करता है कि रोडवे विड्थ फॉर सिंगल लेन
नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे, किसमें पहाड़ी रीजन में, माउंटेज और स्टीप रीजन में कितना होना चाहिए? 6.25 मीटर्स चौड़ाई। The next 104, the gradient of 1 degree represents a rise or fall of 1 meter in the horizontal distance of 57.3। बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है, बट आप इसको याद भी कर सकते हैं क्योंकि ये ऐसा चीज पूछा जाता है, इसलिए बोल रहा हूं। The lateral bending of rails due to temperature variation is known as buckling of rails। देखो, क्रीप किसी और वजह से होता है, क्रीप जब ब्रेकिंग या उसके कारण से होता है, क्रीप चलता है, जब बकलिंग ऑफ रेल्स का इसका आंसर है कि तो लेटरल बेंडिंग ऑफ रेल्स ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन इज नोन एज बकलिंग ऑफ रेल्स। नेक्स्ट इज, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द एक्विफर is 40 meters per day and the drawdown at the well is 4 meters, then the radius of the influence will be, कितना रहेगा? इसका फॉर्मूला होता है, इसका आंसर 258.20। देखिए मैं फॉर्मूला कुछ नहीं बता रहा हूँ इधर, सिर्फ आपको आंसर्स बता रहा हूँ। इफ यू नीड कि और इलैबोरेटिव चाहिए तो मैं वो भी कर दूंगा। द प्लेट ऑफ 10 mm thick to be joined to a plate of 12 mm thickness, the nominal diameter of the rivet to make the connection is 24 mm। अब फिर दोबारा सर्वे आ गया, देखो। If the forbearing of the line AB is 35 degrees and to the line BC is 15 degrees, then the included angle between the line is, साफ साफ पता लग रहा है डिफरेंस क्या है। The soil has bulk density of 22 kilonewton per meter cube and the water content 10%. The dry density of soil is 20 kilonewton per meter cube। ठीक है जी, ये गुप्ता एंड गुप्ता में क्वेश्चन दिया हुआ है सॉइल में ऊपर। सो नाउ जीके हैज अराइव्ड, हिमाचल जीके। बिलासपुर वालों को तो पता होगा ये क्वेश्चन का। हु फाउंडेड द कहलूर स्टेट, आजकल बिलासपुर बोलते हैं उसको, एंड बिल्ड द फेमस टेम्पल नैना देवी टेम्पल। किसने किया था? वीरचंद जी ने किया था। ये वीरचंद जी ने कहलूर स्टेट भी फाउंड की थी और नैना देवी जी का मंदिर भी बनवाया था नैना देवी जी ने इनसे। Which of the following district is having the largest area among them? It is Chamba. Shimla city was founded by the Britishers by acquiring 13 villages. These villages were the part of the British stage of Konthal। जो शिमला सिटी था वो ब्रिटिशर्स ने एक्वायर किया था। करीब 13 गांव थे ऐसे। वो गांव किस रियासत के पार्ट थे? वो थे कौंथल के। एचपीजीके के ऊपर भी आज शाम को आपको वीडियो मिलेगी एक, यू कैन चेक इट आउट। इसके नीचे भी मैं लिंक डाल दूंगा। इसके नीचे मैं आपको जो प्रीवियस क्लर्क का पेपर हुआ था उसका भी लिंक डाल दूंगा। The Gadasaru and Mahakali lakes are located in which of the following district? चंबा में है जी। ब्यास, one of the famous rivers of हिमाचल प्रदेश। जो ब्यास है, जानते हैं, सभी जानते हैं, ब्यास बहुत फेमस रिवर है हिमाचल प्रदेश की। कहाँ से स्टार्ट होती है ये? रोहतांग पास के आसपास स्टार्ट होती है। The famous building, the famous book Kangra painting is written by, अरे पेंटिंग की बात कर रहा है वो, ये बुक है। कांगड़ा पेंटिंग नहीं किसने बनाई, जो कांगड़ा पेंटिंग बुक है वो किसने लिखी है? MS रंधावा जी ने। अब सोलांग पीक कहाँ है?
सोलांग पीक कुल्लू में है, सोलांग पीक इज एट कुल्लू. द ब्रिटिश विद their tradition of honoring the valiant raised the first Gurkha rifles in. ब्रिटिश क्या करते थे जब भी आपके पास एनेक्स करते थे ना, वो जो आपके पास बहादुर लोग थे या कोई ऐसे लोग होंगे जो उनकी मदद कर सकते हैं, उनके बहकावे में आ सकते हैं, उसको जैसे भी मर्जी साम दाम दंड भेद जैसे भी लगा के कैरेट स्टिक पॉलिसी लगा दे, जो मर्जी लगा दे, वो उनको ना अपने पास मिला लेते थे. ऐसा ही उन्होंने क्या किया, गोरखा राइफल बना दिया. गोरखा राइफल कहां बनाई थी, ये कसौली में. So next 118, the credit to introduce the potato cultivation in Shimla Hills. अब शिमला हिल में आलू उगाने के लिए किसको श्रेय दिया जाता है, इसका आंसर है मेजर कैनेडी. मेजर कैनेडी ने इंट्रोड्यूस किया था आलू को. ठीक है, नेक्स्ट, द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स भांगल और भगाट आजकल कहां पे हैं. जो पुराने पूर्व रियासत थी, एक रियासत थी भागल और भगत, वो आजकल किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, दैट इज नोन एज सोलन. अभी वो पाई नहीं जाती, मतलब वो वहां पे थी. अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स हो गया था आर्टिकल 18 के हिसाब से, उसके बाद कुछ भी नहीं, कोई राजा रजवाड़ा नहीं रहा. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किया था वो. Who inaugurated the Mahima Library in the सिरमौर स्टेट. सिरमौर स्टेट में महिमा लाइब्रेरी किसने स्टार्ट की थी, महाराजा अमर प्रकाश जी ने. नेक्स्ट इज 121st, who built the fort of नगरकोट in the ancient period. प्राचीन काल में नगरकोट के किले का निर्माण किसने किया था, शिव शर्मा जी ने किया था. नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म बाय विच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट्स आर हैंडेड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग इज नोन एज. मतलब माता पिता की विशेषताओं का उनकी संतान में आ जाने की प्रक्रिया का अध्ययन को क्या बोलते हैं आप, जेनेटिक्स. बोलते नहीं है यार इसको ये बीमारी जेनेटिकली है, इसके खून में ही है, तो वो जो चीजें हैं उसको जेनेटिक्स बोलते हैं. किसी को शुगर हो जाती है जेनेटिकली, किसी की आंखें कमजोर होती हैं, कोई बहुत ही होशियार होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन्स इंटेलिजेंस इज ड्यू टू. जो एक आदमी की बुद्धि वो किस पे निर्धारित करती है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ द इफेक्ट ऑफ इट्स एनवायरनमेंट. एक तो या तो बच्चा पहले से ही, इसके माँ बाप भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, उसके दादाजी भी पढ़े लिखे होंगे, वो चीज होती है. और दूसरा एनवायरनमेंट, अगर बच्चे को आप अच्छे एनवायरनमेंट में रखोगे, अच्छी संगत में रखोगे, तभी वो बच्चा इंटेलिजेंट हो जाएगा ना. ठीक है ना, दोनों चीजों का मिश्रण होता है ये. नेक्स्ट 124, द यूनियन ऑफ अ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, इसके ऊपर भी आपको वीडियो बनने वाली है. आप मेरे को बता देना अगर आपको कौन सी वीडियो पहले चाहिए कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट इज 125th क्वेश्चन, द सैचुरेटेड सॉल्यूशन of a particular temperature does not dissolve anymore in the solid solute. Next, mica. Mica क्या है, mica is a good conductor of heat and a bad conductor of electricity. Next, biophysics. Biophysics is a branch of physics which deals with the, देखो बायो बोल दिया तो आपको इधर आना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ बायोलॉजी. कई बार कुछ चीज हमने पढ़ी भी नहीं होती बट क्वेश्चन में भी उसका आंसर हो जाता है.
So biophysics is a branch of physics which deal with the application of physics to the problems of biology. Next, 128th. Yes, this is very important question. The power to decide an election petition is vested with, मतलब चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम बोलेंगे नहीं सुप्रीम कोर्ट है, हम बोलेंगे नहीं इलेक्शन कमीशन है, बट ये दोनों ही नहीं है। इसका आंसर है हाई कोर्ट। वाह, अभी मैं आर्टिकल 18 की बात ही कर रहा था अभी। नेक्स्ट 129th, द आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या किया इन्होंने किया अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। मतलब अभी मिलिट्री के सिवा या किसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सिवा, जैसे आप इंजीनियर हो, इंजीनियर अपना नाम ले लिया आपने, डॉक्टर फलाना नाम ले लिया आपने, जो भी नाम ले लिया आपने, उसके अलावा कोई आर्मी के टाइटल जैसे हो गए आपके मेजर हो गए, आप कर्नल हो गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट हो गए, जो भी है, मतलब ना जो आर्मी के रेप्यूटेड पद हैं, उसके सिवा आप कोई टाइटल्स नहीं लगा सकते। राजा हो गया, राजकुमार हो गया, ऐसा नहीं लगाते। हाँ, वो प्यार से बोल दे राजा तो बात अलग है, बट आप उसको ऑफिशियली नहीं यूज करते। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रोवाइड्स for free and compulsory education to which of the following groups of the children? It is 6 to 14 years. मतलब हमारा जो संविधान है ना, वो 6 से 14 साल के बच्चों को कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन देता है। अगर आपके पास कोई बच्चा है जो उसको जो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं। To which of the following categories does the right to property belong? राइट टू प्रॉपर्टी कि भाई साहब मैं अपनी प्रॉपर्टी रख सकता हूँ, मेरे पास इतनी ज़मीन है, मेरे पास इतने प्लॉट्स हैं, ये किसकी, आपका कौन सा राइट है? ये आपका लीगल राइट है। पहले ये फंडामेंटल राइट होता था, पर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया और इसको एक लीगल राइट बना दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उससे कोई छीन ले, आपसे कोई छीनेगा आप कोर्ट में फाइट कर सकते हैं, पर राइट टू लिव जैसा फंडामेंटल राइट नहीं है। ये है आपका राइट टू प्रॉपर्टी, आपका राइट है, लीगल राइट है, बकायदा आप कोर्ट में जा सकते हैं इसके बारे में, बट एक फंडामेंटल राइट नहीं है आपका, ये लीगल राइट है। इन विच ईयर सती सिस्टम वाज बैंड एंड डिक्लेयर इलीगल? इट इज 1849। ये किसने कराया था? द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, राजा राम मोहन राय। इसके राजा राम मोहन राय के बारे में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। वो इंग्लैंड गए थे, फिर उनको एक कुछ पर्टिकुलर ज़मीन दी गई थी ताकि वो रानी से बात कर सकें, इसके लिए उनको राजा का टाइटल दिया था। चलो अभी तो आर्टिकल 18 के बाद राजा वगैरह के टाइटल्स तो नहीं दे पाएंगे हम किसी को भी, और पर आर्मी की टाइटल दे देते हैं ना, जैसे कैप्टन हो गया, जैसे अभी ऑनरी कैप्टन बच जाते हैं कई, आपने सुना होगा, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, ऐसे और भी हमारे हिमाचल में भी है एक, हमारे अनुराग ठाकुर जी हमारे एमपी हैं, वो भी हैं, वैसा हो सकता है जी। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, मध्यकाल के दौरान जजिया टैक्स इंपोज करते थे। देखो नाम आ रहा जजिया, मतलब ये कोई मुस्लिम टैक्स है, वो किसके ऊपर होगा? ब्राह्मण्स के ऊपर। अकेले ब्राह्मण्स के ऊपर नहीं होगा, ये सारे नॉन मुस्लिम्स के ऊपर होगा। जितने भी नॉन मुस्लिम है ना, उनको जजिया टैक्स देना होता था। नेक्स्ट, वास्को डी गामा रीच्ड इंडिया इन द ईयर 1498। ये गुजरात के पास पहुंचे थे वास्को डी गामा जी 1498 में। और जो पोर्टुगल थे, ये अंग्रेज नहीं थे, ये पोर्टुगीज थे, उससे पहले वो आए थे। नेक्स्ट इज 135। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस पीपल was called as सिंडन बाय ग्रीक्स? कपास, कॉटन को बोलते थे वो सिंडन, ये जो ग्रीक लोग थे। नेक्स्ट, वर्धमान महावीर की मृत्यु कहां हुई थी? पावपुरी में। नेक्स्ट, whose name were associated with the स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्वदेशी मूवमेंट है, इसके बारे में भी आपको मैं
जल्द ही वीडियो दे दूंगा, अभी नहीं, अभी मैं सिर्फ पुराने पेपर्स आपको दूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद मैं स्वदेशी मूवमेंट जितने भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं आपको वो भी प्रोवाइड करवाऊंगा। सो ये थे लाल बाल पाल लाल बहादुर बाल गंगाधर तिलक। Next is 138. Mount Kilimanjaro is situated in Tanzania. Static question. The Shompen tribe कहाँ पाई जाती है जी? शोम्पेन ट्राइब अंडमान एंड निकोबार के द्वीप समूह में। नेक्स्ट इज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन एज रेड क्लिफ लाइन। इसके ऊपर एक मूवी बनी थी, विद्या बालन की थी, आई होप आपने देखी होगी। नेक्स्ट 141 डैश रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ बिहार। कोसी। एक सोरो ऑफ ऊना भी था, अभी तो चैनलाइजेशन हो गई है उसकी। नेक्स्ट 142 इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। वीनस सिस्टर बोलते हैं हम इसको अर्थ की। 143 द वर्ल्ड्स एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 दिसंबर। ये तो इंपॉर्टेंट आते ही आते हैं, कोई वर्ल्ड्स एड डे पूछ देंगे, एनवायरमेंट डे पूछ लेंगे, आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डे पूछ लेंगे। नेक्स्ट इज 144 whose name is associated with the famous book known as गीतांजलि। प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन थे जी? वो थे बंगाल के हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे देश को दी हुई हैं इन्होंने। नेक्स्ट इज द हेड क्वार्टर ऑफ ASEAN नेशंस, एशियन नेशंस इज लोकेटेड एट जकार्ता। जकार्ता में इसका मिलता है। जकार्ता में जो लोग मोबाइल के ऊपर पूल खेलते हैं उसके ऊपर भी जकार्ता का काफी नाम आता है। जस्ट फॉर अ रेफरेंस, इसका नहीं कि आप पूल खेलने लग पड़ो, जस्ट फॉर अ रेफरेंस कि आपको याद हो जाए। द नेम टाइगर वुड्स इज एसोसिएटेड विद गोल्फ। ये 2015 में क्लर्क के पेपर में भी आया था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा घुमा के, मतलब था इसी के रिगार्डिंग पर ऐसा ही था, गोल्फ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। द नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना, पता है आपको सभी को, टेबल टेनिस। उसे क्या बोलते हैं चाइना में? चाइना में बोलते हैं पिंग पोंग। नेक्स्ट इज दियोदार ट्रॉफी या देवदार ट्रॉफी किससे एसोसिएट है? अभी लेटेस्ट हुए भी थे इंडिया ABC में, आई गेस 2011 में इंडिया भी जीती थी इसका क्रिकेट में। नेक्स्ट इज द कार मॉडल क्विड। ये तो पुराना पेपर है, 2015 का पेपर, अब तो क्विड काफी बिक रही है, रेनॉल्ट कंपनी की है, काफी अच्छी बिकती है गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है। नेक्स्ट इज 158 हु इज द हीरो ऑफ द फिल्म शानदार। तब आई थी मूवी ये 2014-15 में, तब रिलीज हुई थी ये। नेक्स्ट इज द मैन बुकर्स अवार्ड is given in the field of literature. Next, give the synonym of eager. Eager का synonym देंगे आप, क्या होगा? Curious. Next, अब एक वर्ड है laborious, इसका सही स्पेलिंग है LABORIOUS, laborious. Next, government by a single person, that is known as autocracy. फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था तब ऑटोक्रेसी ही थी। नेक्स्ट इज 155th they will laugh dash you, they will laugh on you. नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी का दूध याद आना क्या मतलब है? भाई साहब छठी का दूध याद आ गया मतलब बहुत भारी संकट में पड़ जाना। अब क्या बोल रहा है? शुद्ध शब्द छांटिए। देखो ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये आपके डेफिनेटली मार्क्स स्कोर करेंगे। टेक्निकल सब पढ़ के आते हैं,
अगर थोड़ा सा आप हिंदी के ऊपर फोकस कर लो या ऐसी चीज के ऊपर फोकस पढ़ लो, क्वेश्चन पेपर सही ढंग से पढ़ लो, फिर भी आप पास हो जाओगे। ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं। शुद्ध शब्द छांटिए कृपया। कमल का पर्यायवाची नहीं है, देखिए पुंडरीक भी कमल का पर्यायवाची है, जलज भी कमल का पर्यायवाची है, नीरज भी कमल को बोलते हैं, जलद नहीं है। नेक्स्ट इज संकल्प शब्द का संधि विच्छेद है सम प्लस कल्प। सो नाउ वी आर बैक टू सिविल इंजीनियरिंग, और फिर दोबारा सर्वे का क्वेश्चन आ गया। अ 20 मीटर चेन वॉज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, पहले वो लंबा है, आफ्टर चेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 200 meters. It was found to be 18 centimeter too long at the end of day's work. After chaining the total distance of 400 meters, what is the true distance if the chain was corrected before the commencement of day's work? इसकी वो फॉर्मूला लगता है ट्रू वैल्यू अपॉन करेक्टेड वैल्यू करके ना, कुछ तो टोटल मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसके ऊपर, तो ये आंसर है आपका। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज क्लिनोमीटर्स, इसका आंसर है एबने लेवल। क्लिनोमीटर की तरह किसको यूज करते हैं हम, एबने लेवल को यूज कर सकते हैं। 162nd, if the road surface is adequately super elevated on the horizontal curves, which of the following is the proper distribution of pressure on the vehicle wheels? जिसका आंसर है pressure on both outer and inner wheels is equal. Next, which is the steepest gradient on 2-degree curve for broad gauge line having gradient of 1 in 200? So the answer is 1 in 238. 164th question. Which one of the following correctly expresses the split tensile strength of a circular cylinder of a length L, diameter D, subjected to the maximum load of P? So the answer is 2P by pi TL. Next question, 165th. What is the curve resistance for 50-ton train on a broad gauge track on a 4-degree curve? The answer is 0.08 tons. Next, 166th. What does the high COD to BOD ratio of an organic pollutant represents? It represents the high biodegradability of the pollutant. मतलब अगर COD ज्यादा हो BOD से, इसका मतलब क्या होता है कि वो जो प्रोडक्ट है बहुत ही हाईली बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट, अब कुछ लिमिटेशन दी हुई है और कौन सी ठीक है, इसका आंसर है जी 1, 2 and 5। मतलब it can be performed only on the purely cohesionless soil. The plane of failure is predetermined. Next, the principal stresses in the sample cannot be determined. 168th question. If the smallest division of the vernier is longer than the smallest division of its primary scale, then the vernier is known as, इसका मतलब क्या है कि जो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर है, सबसे छोटा हमने वर्नियर को डिवाइड कर दिया, मतलब उससे छोटा हम वर्नियर से काम नहीं ले सकते, वो भी बड़ा है स्मॉलर डिवीजन ऑफ द प्राइमरी स्केल, मतलब कि जो प्राइमरी स्केल है उससे भी बड़ा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेट्रोग्रेड वर्नियर।
हिंदी में शायद आपको समझ आ जाए। यदि वर्नियर का न्यूनतम भाग इसके प्राथमिक स्केल के न्यूनतम भाग से लंबा हो तो उस वर्नियर को क्या कहते हैं? रेट्रोग्रेड वर्नियर। 169, the principle of optics can be used in the construction of optical sphere। कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं हम ऑप्टिकल स्क्वायर में? डबल रिफ्लेक्शन। इसमें एक फिजिक्स भी है और सर्वे भी है जी। नेक्स्ट फिर सर्वे आ गया इस पेपर में। तो सर्वे ने तो बाय गॉड बहुत ही परफॉर्म किया अच्छा। The method of tachymetry in which the interval on a leveling staff is variable and the stadia here intercept is fixed। देखो stadia here intercept is fixed क्या आ गया? Fixed here method मतलब वो मेथड ऑफ टैक्योमेट्री जिसमें जो इंटरवल ऑफ द लेवलिंग स्टाफ वो वेरिएबल है पर स्टेडिया हेयर इंटरसेप्ट फिक्स्ड है। वो कौन सा मेथड है? फिक्स्ड हेयर मेथड। नेक्स्ट इज द क्यूबिक पैराबोला। किस टाइप की कर्व है? ट्रांजिशन कर्व है जी क्यूबिक पैराबोला। नेक्स्ट 172, अ पैरेलैक्स बार मेजर्स व्हाट। जो पैरेलैक्स बार है वो पैरेलैक्स डिफरेंस ही मेजर करेगा। नेक्स्ट इज 173, if the load, wrapping and friction stress in the cement concrete slab are 210, 290 and 10 Newton per mm square respectively, the critical combination of stress during summer midday is, the answer is 490 Newton per mm square. Next is 174, the carrying out bituminous patch work during the rainy season the most suitable binder is। देखो रेनी सीजन में क्या होगा? कट बैग नहीं यूज कर सकते आप, बोर्ड बिटुमन नहीं यूज कर सकते आप, क्या यूज करोगे? बिटुमन इमल्शन यूज करोगे आप। रेनी सीजन पूछा उसने, बरसातों के सीजन के वक्त। नेक्स्ट इज द स्पेसिंग ऑफ टाइल ड्रेन्स, टाइल ड्रेन to relieve waterlogged land is directly proportional to, जो साइड टाइल ड्रेन होगी उसकी स्पेसिंग कितनी रखेंगे वाटर लॉग्ड लैंड के लिए? किस पे डिपेंड करेगा? वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा कि आपकी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल कितनी है। जितनी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल होगी उतना ही ड्रेन कर पाएगा ना, उतनी हम स्पेसिंग रख पाएंगे ना साइड टाइल ड्रेन की। सो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ऊपर क्वेश्चन, ब्रिक्स आर बर्न्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ व्हाट। देखिए ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जब आपने पगिंग या मिलिंग के पर पढ़ा था उसके ऊपर आता है 700 से लेके 900 डिग्री सेल्सियस तक ब्रिक्स हम बर्न करते हैं। ओवर बर्न हो जाए तो क्या होता है? उसके क्लास चेंज होता है, कलर चेंज हो जाता है, स्ट्रेंथ का फर्क पड़ जाता है ना, श्रिंक कर जाती है उसको, ओवर बर्न काली हो जाती है। नाउ तो पूछ रहा है एक हाइड्रो पावर प्लांट है, उसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो की करेक्ट सीक्वेंस बतानी है आपको। द करेक्ट सीक्वेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फॉर इंस्टॉलेशन इन द हाइड्रो पावर प्लांट इज, सबसे पहले भाई साहब रेजर्वायर में पानी होगा, फिर वो पेन स्टॉक में जाएगा, पेन स्टॉक से अगर वो सर्ज टैंक की तरफ जाए नहीं जाए तो कोई चक्कर नहीं, पर सर्ज टैंक तो पेन स्टॉक के आगे लगता है जी, फिर आपकी टरबाइन लग जाती है। ओके, रेजर्वायर, पेन स्टॉक, सर्ज टैंक, फिर आपकी टरबाइन, फिर आपकी बिजली पैदा होगी। नेक्स्ट 178, the laboratory Wayne shear test can also be used to determine the plastic limit of the clay silt। The laboratory Wayne shear test can also be used to determine plastic limit of the clay silt। 179,
the acidic soils are reclaimed by the acidic soils are reclaimed by the leaching of the soil. Next is 180th. The function of coping is to serve as covering the wall to throw off water. Coping क्या होता है? छत होती है हमारी, इसके ऊपर हम यहाँ पे ऐसा बना देते हैं ना, ऐसा, ठीक है, ताकि पानी यहाँ से आए और इसके आगे ना जा सके। ऐसे होता है ना, एक स्पेस बना देता है ना इसके बीच में, दैट इज नोन एज coping. Next, for a perfect frame having n joints, the number of members should not be less than 2n minus 3. For a perfect frame having n joints, the number of members should not be less than 2n minus 3. Next is a simply supporting beam resting on the supports B apart and having equal overhang A at each end. The ratio B by A for zero bending moment at the mid span is 2. I'm sorry for this. The deflection of, next question 183, the deflection of simply supported beam carrying a uniform distributed load can be reduced by the increasing the width of the beam. Deflection of simply supported beam carrying UDL can be reduced by increasing the width of the beam. Next, which of the following statement is correct? ये क्या बोल रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ स्ट्रक्चर एंड रिवेट्स आर सेम? जी नहीं, मेरे को तो नहीं लगता. टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इज स्लाइटली लोअर देन दैट ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील. हाँ, ऐसा होता है. टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, ठीक है. द राइट आंसर इज बी. द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट स्टील इज स्लाइटली लोअर देन दैट ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टील. Okay, now the cavitation is caused by, cavitation हमेशा low pressure के कारण ही होता है. तो cavitation is caused by low pressure. Next is 186. The permissible longitudinal pitch in a riveted joint in tension is 16T or 200 mm, whichever is less. So next 187th. अब मैंने बताया था ना आपकी कोड स्टील का भी चेंज हो गया है. ये अभी भी पुराने स्टील के ही पे कोड पे यूज कर रहे हैं. So the permissible stress in axial compression as proposed in IS 800 to 1984 is based upon the Merchant-Rankine formula. जो परमिसिबल स्ट्रेस होती है एक्सियल कंप्रेशन में, वो किसने प्रपोज की थी? मर्चेंट-रैंकाइन ने. मर्चेंट-रैंकाइन फॉर्मूला के साथ हम उसको यूज करते हैं. नेक्स्ट इज वेब क्रिपलिंग इन बीम जनरली अकर्स एट द पॉइंट. जो वेब क्रिपलिंग होती है वो कहाँ होती है? जहां पे जो आपका कंसंट्रेटेड लोड है वो एक्ट करे. वेब क्रिपलिंग वहां ही होगी जहां पे जो आपका लोड है वो कंसंट्रेटेड रहेगा. ओके, क्लियर है? 189th. द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द वर्टिकल स्टिफनर्स इन अ प्लेट गर्डर इज लिमिटेड टू 1.5D. मतलब आप वर्टिकल स्टिफनर्स में, जो प्लेट गर्डर में वर्टिकल स्टिफनर्स होते हैं, उसमें मैक्सिमम स्पेसिंग 1.5D तक ही दे सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते. हमारा कोड बोलता है ऐसा. कोड
The 190th question, the density index for a natural soil deposit is used to express what? जो डेंसिटी इंडेक्स है और नेचुरल सॉइल डिपॉजिट में क्या किसके लिए यूज होता है? द रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस. नेक्स्ट 191th क्वेश्चन, द सॉइल सैंपल हैज अ पोरोसिटी ऑफ 40%. द स्पेसिफिक ग्रेविटी, इतना ही सारा गुप्ता एंड गुप्ता जी का क्वेश्चन है. The answer is 1.62. The statement that a fluid velocity of flow through a porous medium is directly related to hydraulic gradient. ऐसा कौन सा लॉ बोलता है? डार्सी भाई साहब का लॉ बोलता है कि जो फ्लूइड वेलोसिटी है ऑफ अ फ्लो थ्रू अ पोरस मीडियम वो किसके डायरेक्टली रिलेटेड रहेगा? आपके हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के. मतलब जो आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो आपके पोरस मीडियम पे कितना वेलोसिटी का फ्लो होता है उस पर डिपेंड करवाता है. नेक्स्ट इज द इन विच सॉइल द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज विल बी द लीस्ट. भाई साहब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. लीस्ट, अगर हाईएस्ट होता तो हम क्ले बोलते हैं, लीस्ट बोल रहा है वो फाइन ग्रेवल. जितना साइज बड़ा होगा उसका उतना ज्यादा कैपिलरी रिएक्शन कम होगा. The coarse grain soil has a void ratio of 0.78, specific gravity 2.69. Critical gradient at which quick sand condition will occur is 0.94. Next is, in the earth dam, the phreatic line is always parabolic. अर्थ डैम के ऊपर जो फ्रेटिक लाइन होती है वो हमेशा पैराबोलिक रहेगी. नेक्स्ट इज 196th, द सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज कॉज्ड ड्यू टू क्रीप. जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन होती है वो क्रीप के कारण ही बनती है. द अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट इज जनरली एप्लीकेबल टू द सैचुरेटेड क्लेज फॉर विच द apparent एंगल ऑफ shearing रेजिस्टेंस इज 0 degree. So we are about to finish. So I request you, जो भी है आप कोई भी दिक्कत आ रही है कुछ भी आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं. इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को थोड़ी मोटिवेशन मिले और भी टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए. ऐसे अगर आपका सहयोग मिलेगा तभी मैं कर पाऊंगा, नहीं तो अकेले बोलने में तो ऐसा समय बर्बादी लग रही है मेरे को तो वैसे, पर मेरे को लग नहीं रहा. पर आप को सपोर्ट कर रहे हैं. आई नो जैसे आपने पिछले चैनल को सपोर्ट किया तो मैं खैर नाम नहीं लूंगा कुछ कारण से उसको, बट इस बार भी आप उसको सपोर्ट मैं पूरा चाहता हूं. नेक्स्ट इज द ड्रेनेज कंडीशंस आर बेस्ट कंट्रोल्ड ड्यूरिंग. जो ड्रेनेज कंडीशन है ना वो ट्राई एक्सल टेस्ट के दौरान ही बेस्ट कंट्रोल रहती है. नेक्स्ट इज द सेंसिटिविटी ऑफ नॉर्मल क्ले is about 1 to 4. Next, the excess of silica in clay for bricks क्या बनाते हैं वो ब्रिक्स क्रैक कर जाती हैं और रैप हो जाती हैं ड्राइंग के ऊपर. सो इस प्रकार से आपका 2015 का जेई सिविल का पेपर सॉल्व हो चुका है. आपने इसके ऊपर थोड़ा सा तैयारी करें. कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछें कैसे करना है, क्या दिक्कत रह गई है इसकी. और हाँ, आपको शाम को एक HPGK की वीडियो भी मिल जाएगी इस बार जरूर. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी सेफ और पढ़ते रहिए.